ग्वालियर हूँ। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मस्थली, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की बलिदान भूमि, संगीत सम्राट तानसेन की तपोभूमि, बैजू बावरा की कर्मभूमि। मैं ग्वालियर हूँ। समृद्धशाली पुरातात्विक धरोहरों से भरपूर हूँ मैं। अतीत का भव्य स्मृति चिन्ह हूँ मैं। राजाओं, कवियों, संगीतकारों, संतों की कहानी हूँ मैं। राजसी महलों, भव्य किलाओं की इतिहास गाथा हूँ मैं। ग्वालियर हूँ मैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही है ग्वालियर। और इसी वैभवशाली ग्वालियर की धरा पर आज मौजूद है IBC 24 की टीम। खास कार्यक्रम विकास चौपाल 3 वर्ष उत्कर्ष लेकर। जी हाँ, 3 वर्ष उत्कर्ष, ये खास कार्यक्रम मैं लेकर आई हूँ। मेरा नाम आकांक्षा पांडे है और आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जोरदार तालियों के साथ आप सभी का मैं IBC 24 के खास कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। विकास चौपाल 3 वर्ष उत्कर्ष। जी हाँ, शिवराज सरकार के नए कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस खास मौके पर आज हम पहुंचे हैं ग्वालियर वासियों के बीच, ये जानने के लिए कि आखिर इन 3 वर्षों को आप किस तरह से देखते हैं। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का आपकी जिंदगियों पर क्या असर पड़ा है और जनता की उम्मीदों पर शिवराज सरकार आखिर कितना खरा उतरी है। इन तमाम मुद्दों पर आज हम इस खास मंच के जरिए चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे हम जानेंगे कि आखिर ग्वालियर के विकास का रोड मैप क्या है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के क्या रणनीति है, क्या तैयारी है। तो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। एक बार जोरदार तालियां खास मेहमानों के लिए भी। और एक और खास मेहमान हमारे साथ मंच पर ही जुड़ रहे हैं, मुन्ना लाल गोयल जी। जोरदार तालियों के साथ मुन्ना लाल गोयल जी का आप स्वागत कीजिए। मध्य प्रदेश बीज निगम के अध्यक्ष हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और देखिए, हमारे साथ नगर निगम आयुक्त किशोर कान्याल जी भी मौजूद है। जोरदार तालियां इनके लिए भी। और राजेश डंडोतिया सर ASP हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बखूबी संभालते हैं, तो एक बार जोरदार तालियां राजेश सर के लिए भी। और कहना गलत नहीं होगा कि ये जो हमने परिचय तो कराया है, लेकिन किसी भी परिचय के ये मोहताज नहीं है। बखूबी दिन रात काम कर रहे हैं कि किस तरह से ग्वालियर विकास के पथ पर अग्रसर हो। तो खास मेहमानों के लिए एक बार जोरदार तालियां आप बजाइए। और आज विकास चौपाल, विकास पर हम चर्चा करेंगे और शुरुआत करते हैं। मुन्ना लाल गोयल जी को माइक एक प्लीज दिलवा दीजिए। तो मुन्ना लाल जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। 3 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं शिवराज सरकार के नए कार्यकाल के। ग्वालियर को आपने बढ़ते हुए देखा है, गढ़ते हुए देखा है, तो इन 3 वर्षों में क्या बदलाव आप देखते हैं मुन्ना लाल जी? मैं समझता हूं कि एक सरकार का जो राजधर्म होता है, वो राजधर्म होता है सर्वहारा वर्ग को लगे कि ये सरकार हमारी है। आज इस प्रदेश के गरीब वर्ग को लगता है ये सरकार हमारी है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे हैं, ये गरीबों को महसूस होता है। जहां तक सवाल शिक्षा के क्षेत्र का है, शिक्षा के क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने CM राय स्कूल देके जो अनूठी पहल की है इस प्रदेश के अंदर, निश्चित तौर पर उससे शिक्षा की व्यवस्था में सुधार होने जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में तमाम सारे मेडिकल कॉलेज दिए हैं, इस ग्वालियर में तमाम सारी सौगातें दी हैं। मैं लगातार फहरिस्त गिनाऊंगा ग्वालियर की, तो लंबी फहरिस्त है। सवाल ग्वालियर का है। ग्वालियर में पिछले 40-50 सालों में सरकारें तमाम रही, लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो दिया है ग्वालियर सौगात, नंबर 1 हमारा महाराजपुरा का नया एयरपोर्ट, इस तरह का नया एयरपोर्ट बनने जा रहा है 250 करोड़ लागत से। एक बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है इस ग्वालियर को नए एयरपोर्ट के जरिए। ये केंद्र सरकार, हमारे केंद्र की सरकार के मंत्री श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के प्रयासों से, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के प्रयासों से, हमारे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के प्रयासों से, सभी के प्रयासों से 250 करोड़ लागत से एयरपोर्ट बनने जा रहा है। इसका लाभ प्रदेश को मिलेगा, ग्वालियर को मिलेगा, हमारी व्यापार जगत को मिलेगा। नंबर 2, हमारा शहर की यातायात व्यवस्था खराब थी। 40-50 सालों में सरकारें बहुत रही, लेकिन शहर की यातायात व्यवस्था कैसे सुधरे ये ध्यान किसी ने किया। पहली बार 850 करोड़ की लागत से नया एलिवेटेड रोड बनने जा रहा है स्वर्णरेखा नाले पर। बनने के बाद मेरा मानना है कि शहर की यातायात व्यवस्था में बहुत बड़ा सुधार होने जा रहा है। आप देखिए, शहर जाम था और सरकारें तमाम रही, आती जाती नहीं, लेकिन कभी ध्यान नहीं किया कि शहर की व्यवस्था कैसे ठीक किया जाए। मेरा मानना है कि नया एलिवेटर बनने के बाद शहर की व्यवस्था ठीक होगी। नंबर 3, स्वास्थ्य के मामला है। हमारा जयरोग हॉस्पिटल था, पूरे संभाग भर का मरीज आता था, उसके लिए पर्याप्त नहीं था। सरकार के प्रयासों से 1000 बिस्तर का नया अस्पताल बनने जा रहा है। इसका लाभ पूरे संभाग को मिलेगा, ग्वालियर को मिलेगा। बिल्कुल। तो जैसे हमारा रेलवे स्टेशन, मुन्ना लाल जी के लंबी फहरिस्त है, बिल्कुल रेल से बनने जा रहा है। जी जी।
राष्ट्रीय स्तर का, इसका लाभ किसको मिलेगा? व्यापारियों को, ग्वालियर के वासियों को, संभाग जनता को। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार विकास के क्षेत्र में नई नई सौगातें दे रही है, जो पिछले 40-50 सालों को दे नहीं पाया है। इसके लिए मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान को, माननीय सुवेंदुदा सिंधिया जी को, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर को, सबको साधुवाद देता हूँ। तो एक लंबी फहरिस्त आपने बताई, और इन योजनाओं का कितना असर, जमीनी हकीकत क्या है, ये भी हम जनता से भी जरूर पूछेंगे। किशोर कन्याल जी, मेरा अगला सवाल आपसे, नगर निगम के आयुक्त हैं आप, जनता से रोज आप मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, हमने आपको देखा है कि आप हमेशा फील्ड पर रहते हैं, डटे रहते हैं। इन 3 वर्षों की अगर बात की जाए खास तौर पर, तो कितना बदलाव देख रहे हैं? देखिए, जब नगर निगम में आया था तो हम लोगों ने नारा दिया था, ग्वालियर बदल रहा है। ये नारा बड़े सोच समझ के दिया गया था, क्योंकि वास्तव में ग्वालियर बदल रहा है, ऐसा हमने फील किया, और हम चाहते हैं कि हर ग्वालियर वासी भी ऐसा फील करे कि ग्वालियर बदल रहा है। बदल रहा है किस सेंस में? बेटरमेंट के हिसाब से। हम ग्वालियर को एक विकसित शहर की तरह डेवलप करते हुए लेते जा रहे हैं। मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं उससे तो रहती हैं, इसके अलावा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे अभी एयरपोर्ट के बारे में बताया गया, अभी नया रेलवे स्टेशन यहाँ पे बन रहा है, नया ISPT भी काम प्रारंभ हो गया है। हम पिछले 1 साल में लगभग 100 करोड़ की रोड अपन लोग बना चुके हैं। हमारा जो C1 नेटवर्क है 375 करोड़ के आसपास का जो था, जो हमने अमृत वन में बना लिया है। पानी को लेकर हम लोग लगभग 8 लाख लोगों तक पानी पहुंचा चुके हैं अमृत वन में। अमृत 2 में जो बाकी बचे हुए काम है उसको भी ले रहे हैं। तो सरकार इन सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए जो हमको सेंटर से, स्टेट से जो ग्रांट भी मिलती है, और जो हमारी नगर निगम की खुद की आय होती है, उसको मिला कर हम देख रहे हैं कि ग्वालियर हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसमें हम स्वच्छता को भी ऐड कर सकते हैं। हमने कुछ समय पहले हमारे पास वाहन नहीं होते थे, आज हमारे पास 210 वाहन तो हो ही गए हैं, अभी 50 वाहन हमारे और आ रहे हैं। अच्छा। जिसमें हम CNG वाहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अभी हमारे पास शहर में बहुत जल्दी आप CNG का गैस प्लांट देखने जा रहे हैं, वो शुरू होने वाला है। CND वेस्ट प्लांट शुरू होने वाला है। हमारे यहाँ पे प्रोसेसिंग प्लांट शुरू होने वाला है। लीगेसी वेस्ट का टेंडर हो चुका है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसपे ग्वालियर अब एक बढ़ते हुए और एक बेहतर ग्वालियर तरफ बढ़ते जा रहा है। लेकिन मैं जरूर एक चीज़ कहूँगा, इस ग्वालियर को बेहतर बनाने में नागरिकों का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिविक सेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अवेयरनेस बहुत बड़ी होती है। तो क्या नागरिकों का वो योगदान आपको मिल पाता है? हाँ, मिल रहा है, बट मैं और अपेक्षा करता हूँ। हम जैसे फॉर एग्जांपल स्वच्छता की बात करते हैं, लास्ट ईयर हमने 36 लाख का फाइन किया। मैं नहीं चाहता कि नागरिकों को फाइन किया जाए या दुकानदारों को फाइन किया जाए। अवेयरनेस इस लेवल पे रहे कि मुझे फाइन करने की आवश्यकता ना हो, तो मैं उस लेवल पे जाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल अपन रोड पे जा रहे होते हैं, कोई व्यक्ति ने पान गुटखा खाया, थूक दिया, हम कई लोगों को बद भी कर देते हैं, फाइन भी करते हैं, डराते धमकाते भी हैं, समझाइश भी देते हैं, सब करते हैं। तो वो अवेयरनेस का लेवल जब तक हमारा इस लेवल पे ना बढ़े कि हर व्यक्ति अवेयरनेस किस लेवल को टच करे कि ना तो मैं गंदगी फैलाऊंगा। कहा भी यही गया है कि जब जिले के जो रहवासी हैं और जब जिला साथ में बढ़ेगा तभी वो पूरा जिला आगे विकास के पथ पर अग्रसर होगा। अब राजेश डंडोतिया जी की बारी। राजेश जी, लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात की जाए तो हमने देखा है कि ग्वालियर चंबल संभाग डकैतों का गढ़ कहा जाता था, तो बहुत चुनौती रहती है। कितना बदलाव आप पहले के ग्वालियर में देखते हैं, अब के ग्वालियर में रहते हैं, और क्या चुनौती आप मानते हैं? देखिए, काफ़ी बदलाव आया है। पहले जो डकैतों की जो समस्या थी वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है, और ये अभी 3-4 महीने पहले एक अंतिम डकैत था जो चंबल का गुड्डा गुर्जर, उसका भी सफाया हो गया। तो अब दस्यु समस्या बिल्कुल नहीं है पुराने समय में, और ये मॉडर्न टाइम्स में ये फ़र्क आया है। दूसरा, पैटर्न भी बदला है। पहले जिस तरह से क्राइम होते थे, फिजिकली लोग गैंगवार्स होती थी, ऑर्गेनाइज क्राइम गैंग्स बने होते थे, और मर्डर होते थे, और कई इस तरह की घटनाएं होती थी। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो पिछले कई सालों से, लगभग 2-3 सालों से इस तरह की घटनाएं पूरी तरह से रुक गई हैं। अब गैंग किसी भी प्रकार के पनप नहीं रहे हैं। जरूर पहले की तुलना में अब जमीन संबंधी धोखाधड़ी के मामले काफ़ी बड़े हैं, और सबसे जो बिगेस्ट चैलेंज जो पुलिस के सामने अभी आया है वो आया है साइबर क्राइम का। जो लगातार साइबर फ्रॉड की घटनाएं इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर माना जाए तो अभी ना के बराबर है इसमें कम्बैट करने के लिए, क्योंकि लगातार 15 से 20 कंप्लेंट डेली साइबर क्राइम की आती हैं। और स्टाफ अगर अपन देखेंगे तो 15 से 20 पर्सन से स्टाफ होता है जो कि डील करने के लिए, और ये सभी लोग इनविजिबल क्रिमिनल्स होते हैं जो कहीं झारखंड में बैठे हुए हैं, पश्चिम बंगाल में बैठे हुए,
गांधी साहब बैठे हुए हैं, तो ये बड़ा बिगेस्ट चैलेंज है। और इसके लिए सबसे इस समय जो इम्पोर्टेंट है इससे कम्बैट करने के लिए वो है साइबर क्राइम अवेयरनेस। इसके लिए ग्वालियर पुलिस के द्वारा ये पहल की गई थी, लगातार स्टूडेंट छात्रों के बीच में पहुंचकर, एसोसिएशन के बीच में पहुंचकर उनको अवेयर किया गया किस किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, किस तरह का ट्रेंड जो बदल रहा है क्राइम का, आपको भी कितना सावधान होने की जरूरत है। और लगभग 100 से अधिक सेमिनार्स भी इसमें आयोजित किए जा चुके हैं ग्वालियर पुलिस के द्वारा, जिसमें स्कूल भी कवर किए गए, कॉलेज भी कवर किए गए, मेडिकल एसोसिएशन को भी कवर किया गया, बैंकों को भी कवर किया गया। तो अभी हमारा पूरा जो फोकस है वो साइबर क्राइम अवेयरनेस को लेकर है। इसके अलावा सीसीटीवी सर्विलेंस काफ़ी ज़्यादा अधिक बड़ा है, जिससे हमें काफ़ी पुलिसिंग में भी काफ़ी मदद मिल रही है। कुछ घटनाएं होती हैं, कई ऐसी बहुत सीरियस जो हीनियस ऑफेंसेज हैं वो सीसीटीवी की मदद से हमारे द्वारा खोले गए हैं। तो निश्चित रूप से वो सीसीटीवी का भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, स्मार्ट सिटी से भी लाइनअप हुआ है सीसीटीवी का, और ट्रैफिक में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार की जरूरत थी यहाँ पर, चूँकि वो सीसीटीवी से जिस तरह से ई चालान जो बन रहे हैं उससे भी काफ़ी पुलिसिंग में हमें मदद मिल रही है। इसके अलावा चूँकि टूरिस्ट के रूप में ये ग्वालियर डेवलप हो रहा है, तो टूरिस्ट चौकियाँ भी बनाई गई हैं अभी, तो वो भी इंसेप्शन में है। इसके अलावा इस क्षेत्र से सैनिकों की भर्ती काफ़ी ज़्यादा होती है, आर्मी में काफ़ी लोग हैं, तो यहाँ पर एक ग्वालियर पुलिस के द्वारा यहाँ एक डेस्क, आर्मी हेल्प डेस्क बनाई गई है अलग से ही। तो आर्मी की जो आर्मी से जुड़े हुए जो पर्सनल लोग हैं, जो उनकी पारिवारिक समस्याएं होती हैं, उनको सीधे एंटरटेन किया जाता है, प्रायोरिटी पे लिया जाता है। तो डिजिटल वर्ल्ड में इस समय ये जरूरी है कि हम भी डिजिटलाइज्ड हों। पुलिस भी लगातार कोशिश कर रही है, हम सोशल मीडिया पर हैं और हमारी जो आईडी है, वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट भी जारी है, और लगातार हम लोगों से सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल राजेश, अभी हम यही देख रहे हैं कि क्राइम का ट्रेंड बदल रहा है, और ये बात अच्छी है कि क्राइम का ट्रेंड बदल रहा है, तो ग्वालियर पुलिस पहले से ही सशक्त हो चुकी है कि कैसे हमें उस पर रोक लगाना है। मुन्नालाल जी, मेरा अगला सवाल आपसे, अभी हम देख रहे हैं कि चंबल एक्सप्रेस वे, जिसे अब नाम चंबल प्रोग्रेस वे दे दिया गया है, अटल प्रोग्रेस वे इसे कहा जा रहा है, और सिर्फ नाम ही नहीं बदला है बल्कि स्वरूप भी इसका बदला है। स्वरूप बदलने के साथ साथ अब ये माना जा रहा है कि जो बेहड़ के गांव थे अब उनके भी विकास का रास्ता खुल जाएगा। तो इस योजना के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए, और ग्वालियर वासियों को इससे रोजगार होगा और आसपास के जो दूरस्थ अंचल हैं उनका किस तरह से विकास का रास्ता खुलेगा। चंबल एक्सप्रेस वे योजना इस देश के विकास में, और कम से कम मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तीनों प्रदेशों के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, और इसके साथ साथ जो डकैत इलाका बोलते थे वो चंबल इलाके की तस्वीर पूरी बदल जाएगी। निश्चित तौर पर वहां पर बड़े उद्योग भी आएंगे, और चंबल इलाके पर जो कलंक रहता था कि ये डकैतों का इलाका है, अब वो डकैत नहीं, वहां विकास की तमाम सारी ऊंचाइयां वहां छुएंगी, तमाम सारे हमारे उद्योग वहां आएंगे, और उद्योग आएंगे तो निश्चित तौर पर हमारे ग्वालियर अंचल और मध्य प्रदेश के तमाम सारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। तो ये चंबल एक्सप्रेस वे तमाम सारे हजारों नौजवानों को रोजगार देने वाला एक प्रोजेक्ट है, हमारे 3 राज्यों को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है, और निश्चित तौर पर इससे 3 राज्यों के व्यापार जगत को लाभ मिलेगा, हजारों नौजवानों को रोजगार मिलेगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, और सरकार का एक धर्म है। तो ये निश्चित तौर पर इसके लिए मैं केंद्र सरकार को और मध्य प्रदेश सरकार को धन्यवाद करता हूँ इसके लिए। पूर्व महापौर समीक्षा जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैम, आप पूर्व महापौर के तौर पर काम कर चुकी हैं ग्वालियर में, तो किस तरह से आप देखती हैं पहला का ग्वालियर और अब का ग्वालियर, और अगर चंबल एक्सप्रेस वे के बारे में बात की जाए तो कितना बदलाव इससे आएगा ग्वालियर वासियों की जनता में और ग्वालियर चंबल संभाग? निश्चित तौर पर ग्वालियर बहुत बदल रहा है, और जिस तरीके से हम लोग रोड्स देख रहे हैं, हेरिटेज हमारी बिल्डिंग उनको सहेजना है, जैसा आपने भी कहा कि ये तानसेन की नगरी है, तो ग्वालियर में जो हमारी विरासत है उसको नगर निगम के द्वारा बहुत अच्छे से रख रखाव करना, और लोगों की मूलभूत सुविधाओं को बहुत अच्छे से उन तक पहुंचना, लोगों तक उनकी समस्याओं का निदान करना। लेकिन मैं भी चाहूँगी कि जैसा कमिश्नर साहब ने कहा कि लोगों की साथ लोगों का, क्योंकि ग्वालियर आगे बढ़े, ग्वालियर स्वच्छ हो, सुंदर हो, और सबको साथ लेके अगर काम हो, ग्वालियर के हर नागरिक का योगदान किस चीज़ में हम क्या कर सकते हैं, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कोई भी शहर हो, और खासतौर से ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर बहुत सुंदर शहर है, यहाँ के रहवासी जो लोग हैं वो बहुत जागरूक भी हैं, लेकिन अभी और ज़रूरत है। और चंबल एक्सप्रेस वे से जुड़ने के साथ साथ ग्वालियर में बहुत सारे जो नए विकास हो रहे हैं, चाहे नया एयरपोर्ट हो, नया रेलवे स्टेशन हो, हॉस्पिटल हो, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हो, तो उन सबको लेके आने वाले समय में बहुत अच्छे रास्ते खुलते हैं विकास के लिए, और ग्वालियर आगे निश्चित तौर पर बढ़ भी रहा है और आगे भी जाएगा।
और बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम, और तमाम ग्वालियर वासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आगे लगातार बढ़े। किशोर जी, एक्सप्रेसवे के बारे में ही मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा है कि 3 राज्यों को जोड़ा जाएगा, जहां जहां से चंबल नदी जा रही है वहां वहां अब विकास का पैमाना बढ़ाया जाएगा, लेकिन इसमें नगर निगम की भागीदारी आप कैसे मानते हैं? देखिए, हालांकि ये अटल एक्सप्रेस वे ग्वालियर को टच नहीं कर रहा है, लेकिन ग्वालियर की काफी क्लोज से क्रॉस जी। हो रहा है, क्योंकि ग्वालियर मुरैना का डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है। और मैं ऑलरेडी NHI के सबसे बड़े प्रोजेक्ट ईस्टर्न पेरिफेरल का प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहा हूँ, और मैंने वो चीजें देखी हैं कि किस प्रकार एक बार जब एक्सप्रेस वे बनता है तो उसका कितना लाभ मिलता है। न केवल गवर्नमेंट को टोल से फायदा होता है, उसके आसपास में लॉजिस्टिक्स हब बनाए जाते हैं, उसके आसपास के एरियाज पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाते हैं, कुछ हाउसिंग, कुछ कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाते हैं, आने जाने से समय की बचत होती है, फ्यूल की बचत होती है। तो ये सारे के सारे जो पैरामीटर्स होते हैं लोगों के इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाते हैं, और अल्टीमेटली उद्देश्य भी यही होता है कि एक्सप्रेस वे बनने से हमारी जनता को फायदा हो, हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो। तो डेफिनेटली ये एक माइलस्टोन साबित होगा। ये 400 से ज़्यादा किलोमीटर का अटल एक्सप्रेस वे बनने वाला है, तो आसपास की जनता को तो फायदा होता ही है, दूर दराज के लोगों को भी फायदा होता है, क्योंकि जो हमारी ट्रांसपोर्ट वाली चीज़ें होती है वो कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। तो मैं तो मानता हूँ कि ये एक माइलस्टोन साबित होने वाला है। बिल्कुल। राजेश जी, और हम जब देखते हैं कि जब इंटरस्टेट प्रोजेक्ट इस तरह के काम करते हैं तो इंटरस्टेट जो क्राइम है वो भी थोड़ा बहुत जरूर बढ़ता है, कि विकास तो आता है उसके बाद थोड़ी इस तरह की गतिविधियां भी तेज हो जाती है। तो इससे निपटने की आपकी किस तरह से तैयारी है आपकी टीम की? देखिए, बहुत पहले से ही हम निपटते हुए हैं इन सब चीज़ों से। इंटर स्टेट गैंग्स हमेशा से आती रही हैं, और ये नहीं कि चूंकि अगर चंबल एक्सप्रेस बनेगा, हाईवे बनेगा तो उससे ही होगा, बल्कि मैं आपको बताऊं ये अभी भी कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें कि हरियाणा के गैंग आए, ATM कटिंग की घटनाएं हुई, उनको भी हमने ट्रैक किया। कई ऐसी नकबजनी हुई, बड़ी बड़ी चोरियां हुई जिसमें दिल्ली की इंटरेस्टेड गैंग थी। तो हम लोग, और ये साइबर क्राइम में तो सारे बाहर के ही लोग हैं, सब पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा। तो इंटरेस्टेड तो हम पुलिसिंग के लिए तो ये शुरू से ही ये चैलेंज रहा है, और हमने बखूबी इसको काफ़ी अच्छे से इसको समझा है और इसको डील किया है। और चूंकि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जिस तरह सोशल मीडिया बढ़ रहा है, और हमने पुलिसिंग का एक फोकस सोशल मीडिया को भी मान लिया है, जिसमें कि जनता से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं। कई घटनाएं ऐसी खुली है जिसमें कि सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लोगों ने हमें सूचनाएं दी हैं। तो निश्चित रूप से अगर विकास होगा तो डिजिटलाइज भी होगा, और पुलिसिंग को और बेहतर, चूंकि कैमरे भी लगेंगे तो हमें और सुविधा मिलेगी कि CCTV जो हमारा सर्विलेंस सिस्टम है वो और बेहतर मजबूत होगा। बिल्कुल। मुन्ना लाल जी, अगर बात की जाए ग्वालियर की, अगर बजट की बात की जाए तो अभी इंक्यूबेशन सेंटर की घोषणा की गई है और काफी कुछ सौगात मिली है ग्वालियर को विकास में। तो इस बजट के साथ आगे कैसे बढ़ेगा ग्वालियर, इसकी क्या आपकी प्लानिंग किस तरह से है? देखिए, ग्वालियर बदल रहा है, महसूस ग्वालियरवासी कर रहे हैं, लेकिन किसी भी विकास की प्रक्रिया में, किसी भी मिशन में जनता का सहयोग आवश्यक है। मुझे लगता है कि जनता में जागरूकता आ रही है हमारे मिशन के प्रति, और खासकर स्वच्छता के प्रति। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया है स्वच्छता का, निश्चित तौर पर वो आह्वान पूरे देश भर में जागरूकता पैदा कर रहा है। उसका असर ग्वालियर में भी आया है। ग्वालियर में तमाम सारी सौगातें हैं। इसके अलावा निश्चित तौर पर चंबल से ग्वालियर पानी के लाने का है। वो प्रस्ताव लंबे समय से था, सरकार और पार्टी में रही, लेकिन चंबल से पानी नहीं ला पाई ग्वालियर। लेकिन ग्वालियर की प्यास बुझाने का जो मामला था, ये बहुत बड़ा मामला था। वो चंबल जो बना था, हमारा रमूगढ़ डैम बना था, तिगरा डैम, वो तिगरा डैम केवल 50,000 की आबादी के लिए था। अब आबादी हो गई शहर की 15 लाख, तो 15 लाख की आबादी की प्यास हमारा तिगरा डैम नहीं बुझा पाएगा। इसके लिए जरूरी था कि आने वाले 20-25 सालों के लिए, हम 50 सालों के लिए हम ऐसी योजना बनाएं जिससे ग्वालियर की जनता प्यासी न मरे। इसके लिए हमारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, इनके प्रयासों से चंबल से ग्वालियर पानी लाने का जो प्रस्ताव था निश्चित स्वीकृत हो गया है। और निश्चित ही आने वाले समय में चंबल से ग्वालियर पानी लाने का जो हमारा जो जनता की अपेक्षा थी, वो अभियान बहुत जल्दी प्रारंभ होने वाला है। आने वाले 2-3 सालों में अभियान पूरा हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर जो ग्वालियर की जनता का जो एक था संकट कि आने वाले समय यदि कहीं तिगरा हमारा डैम है, पानी नहीं दे पाया तो पानी कहाँ से आएगा, तो निश्चित तौर पर ये सपना पूरा होने जा रहा है। तो हमारी सरकार लगातार प्रतिबद्ध है जनता के परेशानियों के लिए, चाहे मामला
खेल का हो, चाहे मामला स्वास्थ्य का हो, चाहे मामला शिक्षा का हो, चाहे सड़क का हो, पानी का हो, हम मामले में सरकार हमारी कटिबद्ध है और निश्चित तौर पर जनता के हितों के लिए सरकार काम कर रही है। चलिए, तो अब जनता की भी बारी है। अब जनता से जान लेते हैं कि आखिर किस तरह से वो देख रही है कि सरकार किस तरह से काम कर रही है, उनसे भी जानते हैं। सर, 3 साल पूरे हो रहे हैं शिवराज सरकार के नए कार्यकाल को, किस तरह से आप देख रहे हो? जैसे कि मुन्नालाल गोयल जी कह रहे हैं कि लगातार सरकार कटिबद्ध है, जनता की जितनी परेशानी है वो हम दूर जरूर करेंगे। मैं मुन्नालाल जी की बात से सहमत हूँ, क्योंकि मैं उपनगर ग्वालियर विधानसभा का निवासी हूँ। वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं और वो वर्तमान में ऊर्जा मंत्री भी हैं। तो लगभग उस विधानसभा में मैं निवासी हूँ। हर जगह जब जाता हूँ, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो आपका हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, शिक्षा हो, किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ बहुत काम हुआ है, परिवर्तन भी है, इस बात से मैं सहमत हूँ। और पूरे क्षेत्र में एक बदलाव है कि प्रद्युम्न सिंह जी हर जगह गली दिखते हैं। ये अच्छी बात है कि जनसेवक को होना चाहिए और इसी तरीके से लोग काम करेंगे तो आने वाले टाइम में भी भारतीय जनता कनेक्टिविटी भी जरूर बढ़ती है। हमने उनको देखा है, नाली कहीं पर गंदी है तो वो खुद पहुंच जाते हैं वहां साफ करने के लिए। तो हमें खुशी है कि हमारी विधानसभा में ऐसे जनप्रतिनिधि हैं। मेरा एक सवाल है किशोर कन्नल साहब से कि अभी 10 मार्च को हमारे ग्वालियर में एक राष्ट्रीय लेवल का एक मैराथन हुआ था, जिसमें गर्ल्स और बॉयज सभी ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें हमारे देश के कई स्टेटों से लोग आए थे। उसमें इतना क्राउड था, काफ़ी लोगों ने काफ़ी अरेंजमेंट था, पर एक कहीं ना कहीं गलती हुई, चूक हुई, वो मैं नहीं समझ पाया कैसे हुई कि उस पूरे दौड़ में काफ़ी बच्चे थे, युवा थे, जेंट्स सभी लोग थे। 2-3 जगह ऐसे वाकया देखने को है कि कुछ जगह गाय बीच में से जो बच्चों को क्रॉस करके निकली, उस जगह कहीं किसी प्रकार की अप्रिय घटना अगर घट जाती तो मुझे नहीं लगता, प्रशासन अपनी लेवल पर तैयारी तो थी, पर इसमें चूक कहाँ हुई, कैसे हुई, अगर भविष्य में ऐसा ना हो पाए, यही मेरा एक अपनी तरफ से सजेशन भी था। और सर से सवाल। बिल्कुल सही बात है। देखिए, हम जब नगर निगम में रहते हैं तो नगर निगम की कुछ इश्यूज भी आते हैं और कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो डेली लेवल पे आते हैं। पशु का भी इशू ऐसा ही है। इसके लिए हम लोगों ने एक योजना बनाई हुई है। आप लोगों को पता होगा कि पूरे प्रदेश में ग्वालियर नगर निगम है जो एक गौशाला चलाती है और आज की स्थिति में वहाँ पे लगभग 8000 गाय रहती है, बट अभी भी लगभग 2000 गाय ऐसी हैं जो हमको इधर उधर नजर आती हैं। अभी हम लोगों ने ये विषय को लेकर एक तो हमने नगर निगम के खुद से वहाँ पे एक गाँव बना रहे हैं, एक हमने माननीय केंद्रीय मंत्री सिंधी से रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने भी 2 करोड़ रुपये हमको दे दिए हैं। तो उसमें उसके अलावा भी दे रहे हो? अच्छा, तो उस पर भी हम शेड बना रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले 4-5 महीने में हमारे जब वो शेड बन जाएंगे तो हमारी समस्त गायें जो हमारी सड़कों में नजर भी आती है वो समाज शेड में चली जाएंगी, तो फिर ऐसे इशू सामने नहीं आएगा। और देखिए किशोर जी, हमारे जो खास कार्यक्रम है विकास चौपाल, उद्देश्य यही है कि जनता के मन में अगर कोई सवाल है तो सीधे जो जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोग हैं उनसे ही सीधे बातचीत की जाए कि कहीं पर कोई चूक है, आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो सीधे यहीं पर आमने सामने ही बातचीत हो जाए। किशोर जी, अब एलिवेटेड रोड की बात कर लेते हैं। एक मास्टर प्लान है ये एलिवेटेड रोड का, तो नगर निगम का बहुत बड़ा ये प्लान है, इसको लेकर के आप लोगों की क्या तैयारी, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं आप? देखिए, एलिवेटेड ब्रिज जो है ये ग्वालियर में डीकंजेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट योजना है। अभी जो व्यक्ति शिवपुरी लिंक रोड से ऑल द वे ग्वालियर नगर निगम से होते हुए यदि उसको मुरैना जाना है सपोज, तो वो आउटर रोड से पकड़ जाता था या शहर के अंदर से जाता था। ये जो 13 किलोमीटर का हमारा एलिवेटेड ब्रिज बन रहा है, इससे वो इसी शॉर्टकट से निकल सकता है, क्योंकि जगह जगह पर इसकी ब्रांचेस भी हैं, तो जहाँ से लोग एंटर करेंगे वहाँ से लोग एंटर करके अंदर भी जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपको सरप्राइज होगा इस चीज़ को जानकर कि जब मैं 3 साल पहले ग्वालियर में आया था तो मैं एडीएम के पद पर था। मैं चूंकि दिल्ली से आया था तो मैंने एक दिन दैनिक भास्कर के एक पत्रकार को बुलाया। मैंने कहा चलो मैं पॉइंट बताता हूँ, लिखो, हो सकता है इन चीज़ों में कभी कुछ काम होगा। यू वोंट बिलीव, उस पर एलिवेटेड ब्रिज भी था, उस पर एयरपोर्ट भी था, उस पर रेलवे स्टेशन भी था, उस पर ISBT भी था और भी बहुत से पॉइंट थे। क्योंकि मैं जब दिल्ली के कॉन्सेप्ट को लेकर आ रहा था तो चीज़ मेरे माइंड में थी कि क्या ऐसी चीज़ ला सकते हैं। जब हमने इस चीज़ को दिखाया, बताया, चीज़ों के प्रज्वलित किया तो हमारे नेताओं ने उसको पिकअप किया कि नहीं ये सही कह रहे हैं, और फिर बढ़ चढ़ कर उसमें हम तो केवल आइडिया दे सकते हैं, उन्होंने उसको एग्जीक्यूट करवा दिया। तो ये बड़ी चीज़ें हैं हमारे शहर के लिए जो हो रही हैं, और मैं समझता हूँ ये 2-3 साल के अंदर ग्वालियर में इतनी नई चीज़ें आने वाली हैं कि आने वाले समय में यहाँ पे हम कह सकेंगे ये विकसित शहर हो गया है। और बहुत शुभकामनाएं सर, आप जो कह रहे हैं कि विश्व स्तरीय लगातार बनने के रास्ते में आगे अग्रसर है ही ग्वालियर, और भी लोग हैं उनसे भी कुछ सुझाव लेते हैं। आप कुछ पूछना चाहेंगे क्योंकि देखिए राजनीतिक पद पर भी विराजमान हैं और किशोर कान्याल जी हैं ही, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कुछ पूछना चाहेंगे? मैं नगर निगम से रिलेटेड एक सवाल पूछना चाहता हूं
कि अभी आयात के फर्जी फाइलों पे साइन कराने के लिए ज़बरदस्ती प्रेशर बनाया जा रहा है अधिकारियों द्वारा, है ना। तो अभी कुछ महीनों पहले मेरे भाई राजकुमार वैस के साथ भी यही सेम प्रेशर बनाया गया था। तो मेरा निवेदन है कि उस पर उचित से उचित कार्रवाई की जाए। कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट हो तो आप बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं। ये चीज़ जनरलाइज ना हो कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड होगी तो डेफिनेटली इस पर कार्रवाई करेंगे। ऐसे पॉइंट को आप मेरे संज्ञान में मेरे से पर्सनली मिलकर भी दिखा सकते हैं। चलिए, और भी बहुत सारे लोग हैं। सर, आप कुछ सुझाव देना चाहें क्या, या कुछ चुनौती आपको लगती है कि ये ग्वालियर के सामने चुनौती है? नहीं, ग्वालियर के सामने अभी तो चुनौती ऐसी कुछ है नहीं है। जो भी यहाँ हमारे पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल जी बैठे हैं, वो रात दिन बहुत प्रयास कर रहे हैं। मैं भी उनके साथ में ही रहता हूँ, गली मोहल्ले में जाता हूँ। और हमारे जो अपने निगम के कमिश्नर साहब श्री किशोर कन्याल जी बैठे हैं, ऐसा कमिश्नर अभी तक मैं ग्वालियर में सन 90 से हूँ, इतना मेहनती जो है कि ना अधिकारी महोदय आज तक मैंने नहीं देखी है, जो हमारे साथ रात और दिन कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। सबसे बड़ा ये मुरार नदी है, वो बिल्कुल नल्ला बन चुकी है, उसके लिए ये इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैं तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और ये कहूँगा कि भगवान इनको और ऊंची ऊंचाइयों तक पहुँचाए। हमारे राजेश दंडोतिया जी हैं, इनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करूँगा। ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये इनकी अपनी टीम को रात और दिन रोडों पर घुमा रहे हैं। पहले जितनी चैन तोड़ने की घटनाएं होती थी, महिलाओं के साथ बदतमीजी होती थी, वो तकरीबन मुझे ऐसा लग रहा है, और सुनने को अभी तक ऐसी कोई क्राइम आई नहीं है। इनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। यानी सुरक्षित हाथों में है ग्वालियर, ये कहा जा सकता है ना। किशोर जी, ग्वालियर मास्टर योजना के बारे में मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि जाना माना औद्योगिक केंद्र है, बड़ा उद्योग केंद्र है और आधुनिक शहर की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। तो ये क्या योजना है, इसके जरिए कितना बदलाव आप देखते हैं ग्वालियर में होगा? ग्वालियर का जो मास्टर प्लान है फाइनल स्टेज पर है। मुझे लगता है बहुत जल्दी से अप्रूव हो जाएगा, लागू भी हो जाएगा। और उसमें कुछ नई डायमेंशंस भी रखे हैं, कुछ प्लानिंग एरिया बढ़ाया गया है। कुछ जगह पे उन्होंने क्या बहुत अच्छी चीज़ की है कि नीचे कमर्शियल एक्टिविटीज अलाउ कर दी है, ऊपर रेजिडेंशियल एरियाज अलाउड कर दी है। तो यदि कहीं पे कोई इलीगल भी होगा तो उसको लीगलाइज किया जा सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि बहुत से लोग अपना व्यवसाय करते हैं, नीचे काम करते हैं, ऊपर रहते हैं, ताकि उनका सर्वाइवल भी पॉसिबल हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जो मास्टर प्लान की रोड्स हैं, जिसको एग्जीक्यूशन वैसे तो डेवलपमेंट अथॉरिटी को करना चाहिए, पर नगर निगम भी बहुत सारे मैटर्स में उसमें इन्वॉल्व रहता है। और हमारे साथ दूसरे डिपार्टमेंट के कई, जैसे PWD है, उनसे भी कई जगह रोड बनाई जाती है, कई जगह हाउसिंग बोर्ड बनाता है। तो रोड बनाने का काम हम सब लोग करते रहते हैं। ज़रूरत है कि उसके साथ साथ हमारा जो सीवर और पानी का जो नेटवर्क है वो भी साइमल्टेनियस होता चला जाए। बहुत बार ये होता है कि हम लोग रोड पहले बनाते हैं, फिर सीवर लाइन और पानी लाइन बाद में लगती है। तो अभी जो अमृत का प्रोजेक्ट जो आ रहा है, अमृत 2 के नाम से जो आ रहा है, उसमें हम लोग अभी इसी प्रकार की प्लानिंग कर रहे हैं कि जो 30% एरिया अभी हम लोग फर्स्ट DPR में नहीं कर पाए थे, उसको कवर अप करें पानी को लेकर, इसी प्रकार सीवर को लेकर। और ये सरकार की जो एक ग्रांट जो हमको मिलेगी, उससे मुझे लगता है कि हमारे ग्वालियर वासियों को इस समस्याओं से निदान भी मिलेगा। और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, बीच में जो चैलेंजेस भी आते हैं जिसको हम फेस करते हैं, दूर करते हैं। तो मुझे लगता है विकास की जो योजनाएं बन रही हैं और जो हमारा मास्टर प्लान है, वो ग्वालियर के विकास में और चांद लगाएगा। जी, राजेश जी, लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात की जाए तो आप अब जैसे कि यहाँ पर अभी उन्होंने कहा कि बेहद मजबूत हाथों में है, और वो बहुत खुश भी है कि दिन रात ग्वालियर की जो पुलिसिंग टीम है दिन रात लगी रहती है, सुरक्षा एकदम पूरी तरह से मुस्तैद है। लेकिन कभी आप जब फील्ड पर जाते हैं तो कुछ चुनौतियां आपको जो महसूस होती हो, तो कुछ अगर वो आप साझा करना चाहें। देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो टेक्नोलॉजी बदल रही है सोसाइटी में, लोगों की सोच भी बदल रही है। उस बदलती टेक्नोलॉजी में हमें, चाहे वो पुलिसिंग हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, हमें भी अपने चेंजेस लाने होंगे। और चूंकि इस समय हम टेक्नोलॉजी का बहुत जुडिशियस कॉम्बिनेशन, टेक्नोलॉजी का प्लस टेक्निकल इंटेलिजेंस और ग्राउंड इंटेलिजेंस दोनों का बेहतर उपयोग करते हुए हम कम्युनिटी ओरिएंटेड पुलिसिंग इस समय ग्वालियर में चल रही है, जिसमें सभी स्पेयर में हम लोग काम कर रहे हैं। चाहे महिलाओं की सुरक्षा हो, चाहे गुम बालक बालिकाएं हों, चाहे फिर ट्रैफिक की समस्या हो, एक्सीडेंट्स की घटनाएं पहले काफ़ी होती थी, उसमें भी काफ़ी कंट्रोल आया है। इसके अलावा जो महिला संबंधी कुछ अपराध होते थे उनमें भी काफ़ी नियंत्रण किया है। इसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, जनता जब असंतुष्ट होती है तो कहीं ना कहीं हमारा कम्युनिटी बेस्ड पुलिसिंग है, जनता से सीधा जुड़ाव है, ग्वालियर पुलिस का सीधे ही जुड़े हुए हैं। तो इसलिए अब लॉ एंड ऑर्डर में ऐसी कोई बहुत ज़्यादा विशेष प्रॉब्लम नहीं आती है, सभी से बात हो जाती है तो बहुत अच्छे से वो हैंडल हो जाता है। कुल मिलाकर हमें
जुडिशियस कॉम्बिनेशन करना होगा टेक्निकल इंटेलिजेंस का और ग्राउंड इंटेलिजेंस का। ग्राउंड इंटेलिजेंस जो पब्लिक से हमें डायरेक्ट मिलता है, और जो टेक्निकल इंटेलिजेंस है, जिस तरह डिजिटल वर्ल्ड हो रहा है, सोशल मीडिया, जितनी भी जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, जिसका हम अगर जुडिशली उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से और बेहतर इफेक्टिव पुलिसिंग होगी। हमें बदलना ही होगा और बदल भी रहे हैं। चलिए एक बार जोरदार तालियां कि हमें बदलना ही होगा। ये बात बहुत जरूरी है कि जन भागीदारी के साथ हमें बदलना होगा, तभी ग्वालियर भी बदलेगा। अब कुछ पार्षद भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा बातचीत करते हैं। जी अध्यक्ष एसटी मोर्चे से। जी चलिए बताइए क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? सुझाव नहीं है, थोड़ा सा मैं क्या है, ग्वालियर में प्रैक्टिस करता हूँ, डॉक्टर हूँ। स्ट्रीट डॉग जो हैं उनकी बाइट की थोड़ी समस्या बहुत आ रही है, उसके लिए अपन आगे क्या अपन कर सकते हैं? स्ट्रीट डॉग्स को लेकर ग्वालियर नगर निगम ने अभी रिसेंटली टेंडर किया है। उसमें हम लोग एक साल में 10 लाख डॉग्स का एबीसी कार्यक्रम के तहत उनका करा रहे हैं। लगभग 2000 डॉग्स का हम एबीसी कार्यक्रम कर भी चुके हैं। उसके अलावा जो लगभग हमने एक हॉस्पिटल ऐसा बनाया हुआ डॉग्स के लिए बिल्ला ब्रिज के नीचे वाले पोर्शन पे, जहाँ पे जो वुडेड डॉग्स होते हैं उसको रहता है। बट ये जो डॉग्स बाइटिंग जो केसेस आ रहे हैं, ये कई बार क्या होता है कि अचानक जैसे गर्मी बढ़ गई, हमने जब वेटरी डॉक्टर से बात की, उन्होंने बताया कि सब जैसे गर्मी बढ़ गई, पानी नहीं मिल रहा, या बहुत बार आपको एक चीज़ बताऊँ, जब सफाई बहुत अच्छी होती है तो जो इनके डॉग्स की भी टेरिटरी होती है, एक पर्टिकुलर टेरिटरी में रहते हैं, वहाँ पे कुछ घरों से खाना मिल जाता है। जब साफ़ सफाई ज़्यादा होती है तो वहाँ पे जैसे हमने सवेरे ही सफाई कर दी सपोज, तो खाना नहीं मिलता। तो ऐसे चक्कर में डॉग बाइटिंग ज़्यादा होती है। तो हम लोग इससे केयर कर रहे हैं कि डॉग्स में अग्रेशन ना हो। हम लोग इस पर एबीसी कार्यक्रम चलाते रहते हैं। अभी भी साल का टारगेट हमारा 10,000 डॉग्स का है जो हम करेंगे। कोई हेल्पलाइन नंबर ऐसा कुछ हो तो जो उनके लिए अपन का मतलब उस डेफिनेटली हमारे पास एक कंट्रोल रूम का नंबर है, वो दे देंगे आपको। थैंक यू। चलिए तो देखिए त्वरित यहाँ पर निराकरण हो रहा है, जो भी परेशानी है तुरंत यहाँ पर आप किशोर कानियाल जी से पूछिए। टोल फ्री नंबर आप जरूर लेके जाइएगा इस कार्यक्रम के बाद। मुन्नालाल जी, मेरा अगला सवाल आपसे, कूनो नेशनल पार्क की बात हो, जो विदेशी मेहमान आए वो मेजबान बन गए हमारे। चीते हमने देखा सरजमी पर यहाँ पर दौड़ते हुए, फिर माधव नेशनल पार्क माधवराव जी की जयंती पर हमने देखा कि वहाँ पर बाघ छोड़े गए हैं। तो पूरा एक टूरिज्म कॉरिडोर हम देख रहे हैं कि निर्मित हो रहा है। श्योपुर जाइए, फिर आप माधव नेशनल पार्क घूमिए, उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन कीजिए, इंदौर जाइए, ओमकारेश्वर के दर्शन कीजिए। इससे कितना बदलाव आप देखते हैं, और इसके ही साथ ये कि इससे रोजगार कैसे निर्मित होगा और पर्यटन के स्थल से कितना महत्वपूर्ण इसे मानते हैं आप? देखिए, कूनो का जो प्रोजेक्ट है ये मैं समझता हूं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों प्रांतों को प्रभावित करेगा। मध्य प्रदेश के तमाम जिलों को प्रभावित करेगा। एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल बन जाएगा। इसमें दुनिया और देश के तमाम सारे हमारे पर्यटक आएंगे, और जब पर्यटक आएंगे तो निश्चित तौर पर उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। उद्योग को बढ़ावा मिलेगा तो रोजगारी बढ़ेंगे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट हमारे पर्यटकों के लिए एक बहुत बड़ा ऐसा स्थान बनेगा जहां हमारे देश भर के लोग आएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर इसके पीछे मंशा ये है कि जब पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, उद्योग बढ़ेगा, और निश्चित तौर पर ये प्रदेश सरकार की, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हमारे प्रदेश केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे केंद्रीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, इन सब के प्रयासों का प्रतिबल है कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे कूनो में आया है। और निश्चित तौर पर इसका लाभ हमारे मध्य प्रदेश को मिलेगा, राजस्थान को मिलेगा और पूरे ग्वालियर संभाग को मिलेगा। इससे रोजगार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा और पर्यटन के प्रति हमारी जनता का रुझान बढ़ेगा। सर, आप कुछ कहना चाहें? सर, मैं कन्याल साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी 2 शिफ्ट में अपने सफाई कर्मी रहते हैं, उनको 3 शिफ्ट में किया जाए तो सफाई और ज़्यादा रहेगी। अच्छा सुझाव है। बेसिकली तीसरी शिफ्ट हमारी नाइट स्वीपिंग मशीन के थ्रू होती है। नाइट स्वीपिंग मशीन हमारे पास 3 हैं और 5 मशीन हम अभी और खरीद रहे हैं। तो आने वाले समय में हमारे पास में 8 स्वीपिंग मशीन हो जाएंगी जो केवल रात को ही सफाई करती है। जिस समय फॉग होता है उस समय मैं उसका टाइम चेंज कर देता हूँ, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने किया था। क्योंकि पिछले साल का जो एक्सपीरियंस हमारा अच्छा नहीं था कि उसमें कई गाड़ियाँ हिट होकर एक्सीडेंट हो गए थे। तो इस बार मैंने फॉग से बचने के लिए अपनी नाइट स्वीपिंग मशीन ड्यूरिंग दिसंबर एंड जनवरी के जो महीने थे उसमें दोपहर के समय कर दिया था। अदरवाइज हमारी नाइट स्वीपिंग जो होती है मशीन के थ्रू नाइट में होती है। दैट इज़ 3rd टाइम। मॉर्निंग में आप जानते ही हो, शाम के समय हमारे जो कमर्शियल प्लेसेस होते हैं उसमें शिफ्ट होती है। तो आइडिया तो है ही है, लेकिन हम उसकी संख्या बढ़ा रहे हैं ताकि उसका और इम्पैक्ट हो।
सर मैं एक चीज़ और, जैसे कि जैसे कॉलोनी में मोहल्लों में सफाई कर्मी रहते हैं वो कम है, तो उनको थोड़ा बढ़ाया जाए सर, स्टाफ बढ़ जाए तो ज़्यादा अच्छी मेहरबानी होगी। सुझाव अच्छा है, अभी हम लोग उस पर भी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मैं एक दूसरे एंगल से सफाई को देखता हूँ। हमारे पास जैसे 210 अभी डोर टू डोर कचरा व्हीकल्स है, हम उसकी संख्या 250 करने जा रहे हैं। हमारा फोकस है कि यदि हमारी गाड़ी अपने बनाए गए रूट पर टाइम से जाए और हर घरवासी सूखा गीला कचरा अलग अलग करके गाड़ी में रख दे, तो फिर स्वीपर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब उस पॉइंट को समझिएगा, मैं उस लेवल पे जाना चाहता हूं कि स्वीपर की आवश्यकता क्यों है। यदि हर व्यक्ति, हर दुकानदार हमारी गाड़ी में ही कचरा देगा तो सड़क पे कचरा आएगा कहाँ से। इसलिए पहली चीज़ हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी गाड़ियों की संख्या बढ़ाएं, हम अपना जीपीएस जो ट्रैकिंग सिस्टम वो इम्प्रूव करके, और जनता के अंदर अवेयरनेस, जैसे हमने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, अभी जस्ट रिसेंटली लॉन्च किया है, जिसकी पॉपुलर धीरे धीरे बढ़ रही है। उस पर आप अपनी गाड़ी की लोकेशन देख सकते हैं कि साहब मेरे घर पे गाड़ी कब तक आएगी। तो ये जो अवेयरनेस सिस्टम बढ़ेगा तो हो सकता है जो अभी 3000 कर्मचारी हमारे हैं, हालांकि उनकी संख्या थोड़ी कम है, बट हम प्रयास करें कि इसका कंपनसेशन प्राइमरी डोर टू कचरा व्हीकल से करें। किशोर कान्याल जी का कहना साफ है कि देखिए तकलीफें होती है, कुछ चुनौतियां होती है, लेकिन जब जनता साथ में जुटेगी नगर निगम के, तभी ग्वालियर इस बार सर लगता है कि स्वच्छता में नंबर 1 बनना है। ग्वालियर को पूरी तैयारी कर रखी है इन्होंने। हाँ बिल्कुल, देखो जोरदार तालियां कि जनता जागरूक है और जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी जागरूक है, और तभी ग्वालियर आगे बढ़ेगा। मुन्नालाल गोयल जी, लाडली बहना योजना के बारे में मैं जरूर बात करना चाहूंगी। महत्वाकांक्षी योजना, फ्लैगशिप योजना है। अब सालाना महिलाओं के खाते में 12,000 रुपए आएंगे, कितना बदलाव आप देखते हैं? मेरा मानना है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली लक्ष्मी योजना के बाद लाडली बहना योजना लाए हैं। लाडली लक्ष्मी योजना में हमारी लाडलियों को 1 लाख रुपये मिलता था, लेकिन अब इस प्रदेश की महिलाओं को सशक्त करने के लिए लाडली बहना योजना आई है। प्रदेश की करीब 1 करोड़ बहनाओं को लाडली योजना का लाभ मिलेगा। ये योजना हमारी महिलाओं को शक्ति देगी, हमारी बहनाओं के चेहरे पर मुस्कान लाएगी। हर परिवार की महिला, परिवार में 1 बहना है तो 1,000 रुपया, 2 बहना है तो 2,000 रुपया, 3 बहना 3,000 रुपया। तो जिस परिवार में हर महीने यदि 1 बहन को 1,000, 2 बहन को 2,000, 3 को 3,000 आएगा, तो निश्चित तौर पर हमारी महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान आएगी। तो ये योजना हमारी माँ शक्ति को ताकत देने वाली है, माँ शक्ति का सम्मान करने वाली है, और निश्चित तौर पर इससे हमारी लाडला बहना के चेहरों पर मुस्कान आएगी। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, और देखिए एक लाडली बहना यहाँ पर मौजूद है, उनसे पूछते हैं। मैम, लाडली लक्ष्मी योजना थी पहले, और अब लाडली बहना योजना, पहले मामा की भूमिका में थे शिवराज और अब भैया की भूमिका में है, किस तरह से देखते हैं आप इस योजना? नहीं, ये योजनाएं आती हैं तो महिलाओं को भी एक प्रोत्साहन मिलता है आगे कुछ कर सकें, क्योंकि ग्वालियर में जो हम देख रहे हैं, जिस स्तर पे था ग्वालियर, वहाँ से लेके अब तक में बहुत अंतर आया है। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, तो इन योजनाओं से उन्हें भी हिम्मत मिलती है। वो फाइनेंशियली थोड़ी डिपेंड होती हैं और महिलाओं के लिए रोजगार खुल रहे हैं। पर यहाँ पे 2 चीज़ों के पॉइंट अभी भी कम है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं अपने, अभी एजुकेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, मतलब इतना ज़्यादा कि कोई भी पेरेंट शायद गवर्नमेंट स्कूल में भेजना नहीं चाहता, अगर थोड़ा भी वेल ऑफ है। क्यों नहीं भेजना चाहता? क्यों गवर्नमेंट स्कूल में इतनी कमियां हैं कि पेरेंट्स प्राइवेट की तरह जाते हैं, अपना पेट काटते हैं, कैसे भी करके अपनी दूसरी चीज़ों से पैसा बचा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। फिर वही कि जो कहीं पर अगर जो सरकारी स्कूल हैं उनमें और किस तरह से आप चाहते हैं कि उसकी गुणवत्ता बढ़ाई जाए, ताकि जैसे कह रही हैं कि प्राइवेट स्कूल ना जाना पड़े, किसी को उनका रास्ता ना देखना पड़े, सरकारी स्कूल में भी उस तरह की व्यवस्थाएं रहें। देखिए, प्रदेश सरकार हमारे स्कूलों का जो स्तर था उस स्तर को उन्नयन कर रही है। तमाम सारे स्कूलों में हमारे नगर निगम ने भी मेंटेनेंस किया है। जहाँ जहाँ शौचालय नहीं है, जहाँ हमारे भवन की छत पर पानी आ रहा है, जहाँ कमरे जीर्ण हालत में हैं, उनको बनाने का काम कई जगहों पर चालू हुआ है। और खासकर हमारे मुख्यमंत्री जी ने CM राज योजना के तहत पूरे प्रदेश में, हमारे ग्वालियर में ही कम से कम 5-7 स्कूल दिए हैं। मेरी विधानसभा में 2 स्कूल दिए हैं। 38 करोड़ की लागत से दीनदयाल नगर में CM राज स्कूल खुलने जा रहा है। निश्चित तौर पर यह शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम होगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने CM राज स्कूल के जरिए हर जिले में जो 5-7 स्कूल दिए हैं,
निश्चित तौर पर उसका लाभ हमारे लाडलियों को मिलेगा, हमारे बच्चों को मिलेगा और उससे निश्चित तौर पर शिक्षा का स्तर बढ़ेगा हमारा। ठीक है, बिल्कुल। तो सीएम राइज स्कूल को लेकर के काफी सारी सबकी उम्मीदें हैं। उम्मीद यही करते हैं कि ग्वालियर की जनता के उम्मीदों पर भी जरूर वो खरा उतरेगा। राजेश सर, थोड़ी समय की पाबंदी है राजेश सर के साथ, उनको निकलना है। सर, थोड़ा मैं धर्मांतरण के बारे में बात करना चाहूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार काफी स्ट्रांग कानून लेकर आई है कि अगर आपको धर्म परिवर्तन करना हो या कराना हो तो 60 दिन का आपको घोषणा पत्र देना होगा। लेकिन उसके बाद भी कई तरह की चुनौतियों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है जब आप फील्ड में जाते हैं। तो कोई मामला है जिससे आपको दो चार होना पड़ा हो, या फिर आप किस तरह की चुनौती देखते हैं? देखिए, ग्वालियर में इस तरह की अभी फिलहाल 1.5 साल से मैं यहाँ मेरी पोस्टिंग है, इस तरह की कोई भी घटना सामने नहीं आई है, क्योंकि काफ़ी बहुत स्ट्रिक्ट कानून है इसमें, और फोर्सफुली अगर कोई भी किया जाएगा तो उसमें कड़ा एक्शन लिया जाता है। तो जिस तरह के कानून बनाया गया है, कानून खुद अपने आप में काफ़ी कंप्लीट है, इससे काफ़ी मैसेज क्लियर है, और इस तरह की घटनाएं इस क्षेत्र में ग्वालियर में इस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिलती है। ये कुछ घटनाएं जरूर ये मालवा रीजन में जहाँ पर इस तरह की आबादी है वहाँ पर जरूर इस तरह की घटनाएं देखने को मिली है, लेकिन फिलहाल ग्वालियर में इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई है। कानून बड़ा स्पष्ट है, और हम भी अगर इस तरह की कोई शिकायत अगर आती है तो उसे बहुत कड़ा एक्शन लेते हैं। ठीक है, और एक बार जोरदार तालियां राजेश सर के लिए, क्योंकि समय की कमी है, उन्हें अपनी महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी है वो निभाना है। तो जोरदार तालियां सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और महत्वपूर्ण जो आपने बातें की वो साझा करने के लिए, कि पुलिसिंग तभी काम करेगी जब यहाँ की जनता जागरूक रहेगी और दोनों कंधे से कंधा मिलाकर के चलेंगे तो ग्वालियर लगातार बढ़ता रहेगा। जोरदार तालियां राजेश सर के लिए। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं कि सरकार किस तरह से कामकाज कर रही है? कुछ सुझाव आप देना चाहें? देखिए आकांक्षा जी, सवाल आपने बहुत अच्छा किया। निश्चित रूप से ग्वालियर में बड़ा परिवर्तन हो रहा है। जो विगत 5 वर्ष से जो बच्चे बाहर थे, कोई अमेरिका था, कोई इंग्लैंड था, आज जब शहर में आ रहे हैं तो ग्वालियर एयरपोर्ट से ही निकलते गोलेगा मंदिर का चौराया, बिक्की फैक्ट्री का चौराया, शिवपुरी लिंक रोड का चौराया, और बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कों को देख करके एकदम उन्हें ये लगता है कि ग्वालियर में हो क्या गया है। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में, जैसा कि अभी आदरणीय मुन्नालाल गोयल जी कह रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बन रहा है, एलिवेटेड रोड बन रही है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत मुरार नदी का जीर्णोद्धार चल रहा है, रेलवे स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। इन सभी कार्यों में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय ज्योतिराज सिंधिया जी, मध्य शासन के मंत्री माननीय प्रद्युमन सिंह जी, ग्वालियर के लोकप्रिय सांसद माननीय विवेक सेजवलकर जी, आदरणीय मुन्नालाल जी गुल, और पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार प्राणपण से लगी हुई है इस ग्वालियर को समग्र विकास की ओर ले जाने के लिए। और भी बहुत सारे लोग हैं और सभी लोगों के ढेर सारे सवाल हैं। मैं कोशिश करूंगी कि कम वक्त है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। बहुत देर से सर मुझे आवाज दे रहे थे। जी सर, पूछिए। यहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जैसा कि अभी बताया वक्ताओं ने, लगातार जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। माननीय कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट ये है कि उनको जो देख रहे हैं, निश्चित रूप से आप पे प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं कि आप अधिकारी कम और समाज से भी ज़्यादा लगते हैं हम लोगों को। परंतु एक जो सफाई के अभियान में आपने बताया कि हमारे पास एक बड़ा अमला है, परंतु एक छोटी सी चूक ये रहती है कि शहर के मध्य तो सफाई की व्यवस्था ठीक ठाक चलती है, पर शहर के कोनों पर जहाँ पर ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों का भाग आता है, जैसे ओवरब्रिज हैं, ओवरब्रिज 2 हिस्सों में आता है, अब उनकी सफाई कौन करेगा? उन पर ढेर सारी धूल एकत्रित हो जाती है और उनकी सफाई की जवाबदेही अभी तक नहीं हो पाई। तो ऐसी माननी से है कि ऐसी व्यवस्था दी जाए शहर को कि हमारे जितने ओवरब्रिज हैं या ऐसे कोने हैं शहर के जो सफाई से भी अछूते हैं, जहाँ पर एकत्रित हो जाता है, और परंतु लोग जो वहाँ टहलने के लिए जाते हैं, घूमने जाते हैं, वो चाहते हैं कि एक स्वच्छ वातावरण सुबह सुबह उनको मिले। तो वो एक अधिकारियों की जवाबदेही वहाँ तय की जाए, और अगर ये व्यवस्था हो जाएगी तो मुझे लगता है कि हम स्वच्छता में एक कदम और आगे बढ़ेंगे आपकी मंशा के अनुरूप। बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं उसी पे बार बार भी बोलता हूँ कि हमें अपने जो बेसिक चीज़ें उसको इम्प्रूव करना होता है, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे वाहन हैं, अब जैसे 40 वाहन बनने से हमारा एक्सेस कितने हजारों घरों तक बढ़ जाएगा, कितने दुकानदारों तक ज़्यादा बढ़ जाएगा जो भी हमारे एक्सेस में थे ही नहीं। तो यही हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको इस ढंग से हम लोग बना रहे हैं कि जो जवाबदेही तय हो कि जो हमारी गाड़ी जा रही है, जिस एरिया पे जा रही है, वहाँ के लोग उसको दें, और यदि वो गाड़ी नहीं जा रही समय पर तो क्यों नहीं जा पा रही है, ये हम लोग इसके लिए चिंतित भी है। इसीलिए हम लोग भी चाहते हैं कि ग्वालियर की जनता भी इसमें साथ भागीदारी करे। आप लोग तत्काल, चूंकि जो मोबाइल ऐप आ रहा है उसके माध्यम से खुद ड्राइवर को फ़ोन कर सकते हो कि भैया तू कहाँ
कहाँ लटक गया, अभी तक पहुंचा क्यों नहीं, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। हमारे साथ आप, आपके साथ हम जब साथ रहेंगे तो बेहतर ग्वालियर होगा। बिल्कुल, तो एक बार जोरदार तालियां, बेहतर ग्वालियर। बिल्कुल सर, मैं आ रही हूँ आपके पास। सर, आपको सुझाव या जो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? सर, मैं पहले तो आदरणीय मुन्नालाल गोयल जी को और कमिश्नर साहब को बधाई देना चाहता हूँ कि चाहे वो राजनीति में हो, मुन्नालाल जी निरंतर लगे रहते हैं और इसी व्यवस्था में रहते हैं, कैसे भी शहर स्मार्ट हो। और आदरणीय हमारे माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय ज्योतिराज सिंधिया जी, निरंतर उनका प्रयास है ग्वालियर शहर स्मार्ट बने और यहाँ नित्य नए काम हो। मैं आदरणीय कमिश्नर साहब, आपको एक छोटा सा निवेदन है मेरा। यहाँ स्मार्ट सिटी बनाने के लिए इतना पैसा खर्च हो रहा है और इतना पैसा खर्च होने के बाद भी अगर गली मोहल्लों में सिर्फ मात्र सीवर की समस्या एक ऐसी समस्या है कि इसकी वजह से लोग गंदा पानी पी रहे हैं, और इस पर एक आप ऐसी मॉनिटरिंग ऐसी अलग से कराई जाए कि जैसे अगर एक कंप्लेंट अगर मैं कर रहा हूँ, उस कंप्लेंट पे दूसरे उसका निराकरण हुआ या नहीं हुआ, इसकी एक मॉनिटरिंग कराई जाए। बस ये लोगों को स्वच्छ पानी मिल जाए, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए, और सीवर सफाई होती रहे। धन्यवाद। देखिए, इसके लिए एक तो सबसे पहले जो सीएम हेल्पलाइन होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। आप लोग को एहसास होगा भी कि पिछले कुछ समय से हम लोग तो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारा 90% डिस्पोजल हो जाए। 90% होना तो 100% चाहिए, लेकिन हमने टारगेट रखे हुए हैं। जैसे पहले हमारा टारगेट होता था 80%, फिर 85% हुआ, अब 90% है। तो धीरे धीरे हम भी उस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति को शिकायत आती है तो उसका निराकरण फास्ट होना चाहिए और कम्युनिकेशन होना चाहिए। आप में से बहुत से लोग ऐसे होते होंगे जो मुझे फ़ोन करते होंगे, व्हाट्सएप करते होंगे, आप देखते होंगे कि कितना डिस्पोल होता होगा, है ना। तो डेफिनेटली हम भी इस प्रयास कर रहे हैं कि हमारा सिस्टम और इम्प्रूव हो, बेहतर हो। ये प्रयास चलता रहेगा। चलिए, तो प्रयास लगातार जारी है और हमारी भी यही शुभकामनाएं हैं। और सर, एक बार आपको भी बोलना चाहिए कि तालियां ग्वालियर वासियों के लिए भी कि देखिए, सीवरेज का मुद्दा हो, चाहे नालियों का मुद्दा हो या फिर गंदी सड़कों का मुद्दा हो, जनता बेहद जागरूक है। और जब जनता जागरूक रहती है तो सरकार हो या फिर प्रशासनिक तंत्र हो, उन्हें अच्छे से काम करना ही होता है। तो एक बार जोरदार तालियां जागरूक ग्वालियर वासियों के लिए। और मैं माफी मांगना चाहूंगी क्योंकि समय की यहाँ पर थोड़ी सी बाध्यता है, समय की कमी है, सभी लोगों का मैं प्रश्न नहीं ले पाई। और एक खास बात यह है कि मध्य भारत की जो पहली विधानसभा लगी थी वो यही मोती महल में लगी थी। और आज देखिए, आज भी यहाँ पर हम इतिहास रच रहे हैं, विकास चौपाल लगा करके यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। विकास चौपाल की ग्वालियर वासियों से हमने आज बातचीत की कि विकास को लेकर के उनके क्या मुद्दे हैं, उनके क्या पैमाने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया किशोर कानियाल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुन्नालाल गोयल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से हमारे साथ जुड़ने के लिए। किशोर जी, कुछ एक लास्ट में मैं पॉइंट कहना चाहूंगा, मेरे साथी मेरे को सपोर्ट करेंगे। एक ही नारा होता है हमारा, आप इनको सुनाइए मैं आकांक्षा जी को कि हमारा नारा क्या होता है। हमारा ग्वालियर, उतनी ताकत से जैसा मुझे और प्लेटफॉर्म सुनाते हो, हमारा ग्वालियर स्वच्छ ग्वालियर। थैंक यू मैडम। तो चलिए देखिए, हमारा ग्वालियर स्वच्छ ग्वालियर, यही कहना है ग्वालियर वासियों का। उम्मीद यही करते हैं कि जिस उद्देश्य के साथ IBC 24 आज पहुंचा है ग्वालियर के इस धरा में विकास चौपाल लेकर, वो उद्देश्य जरूर पूरा होगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार। हेलो।